नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, असम के चुनाव यात्रा के सिलसिले में इस समय मैं शिवसागर में हूं और जैसा कि आप जानते हैं, शिवसागर कंस्टिट्यूंसी से अखिल गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं। उनका राइजर दल यहां पर चुनाव में मजबूती से खड़ा है। उनके मुकाबले दो और उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के और बीजेपी के। लेकिन ये लड़ाई सीधी सिर्फ चुनाव लड़ाई की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके कई और मायने हैं, कई इसके और ज़्यादा संकेत बाहर जाने वाले हैं। और इस लिहाज से इस लड़ाई को लड़ने के लिए न केवल अखिल गोगोई की जो असम की टीम है वो सक्रिय है, बल्कि देश भर से भी कार्यकर्ता, आंदोलनकर्ता यहाँ आ रहे हैं। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जाने माने आंदोलनकर्ता, एक्टिविस्ट संदीप पांडे जी, जो कि यहाँ इस चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार उनके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, वो किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं, अखिल गोगोई के पूरे असम के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं राष्ट्रीय संदर्भों में, और इसके क्या अर्थ निकलेंगे जो भी जनादेश यहाँ से निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है संदीप जी। मेरा पहला सवाल ये है कि अखिल गोगोई का समर्थन करने, उनका प्रचार करने का जो आइडिया है वो किस लिए? देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि हम लोग अखिल के लिए यहाँ आए हैं। कल मेधा जी भी आई थी यहाँ पे, और अली अनवर साहब आए थे बिहार से, जो पूर्व राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। तो अखिल इस समय अखिल की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर में एक किसान आंदोलन चल रहा है, और उस किसान आंदोलन की तरफ से ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये सरकार ऐसी आ गई है जिसके प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं लेकिन करते मनमानी है। और जिस ढंग से कानूनों को थोपा गया है देश के ऊपर, उनका विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक उसको चुनाव के माध्यम से भी चुनौती दी जाए। और अखिल गोगोई आसाम के सबसे बड़े किसान मजदूर नेता हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि सबसे बड़े जनाधार वाले ज़मीनी नेता हैं, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, या और नेता हों बड़ी पार्टियों के, तो ये नेता इसलिए बने हैं क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी के साथ हैं। इन पार्टियों के पास बहुत पैसा है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के पास तो पैसे की ताकत पे, बड़ी पार्टी की ताकत पे वो नेता बने हुए हैं। लेकिन अखिल गोगोई जो है बिना पार्टी के, बिना पैसे के नेता हैं। कल यहाँ जो पदयात्रा निकली है उसमें जिस तरह से हज़ारों लोग आसपास के इलाकों से निकल के आए, और मुझे लगता है 10 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा थी, लोग चले, और सारा प्रबंधन अखिल के साथियों ने किया जिस बखूबी से, मुझे नहीं लगता कि उस तरह की कोई राजनीतिक रैली या उस तरह का कोई कार्यक्रम अन्य कोई बड़ी पार्टी कर सकती है। वो जब तक गाड़ियाँ नहीं लगाएंगे, जब तक पैसा नहीं खर्च करेंगे, इस तरह के कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो जैसे पहले होता था राजनीति में कि लोग भावनाओं के आधार पे, मुद्दों के आधार पे आते थे राजनीति में और हस्तक्षेप करते थे, उस तरह का कुछ नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक जन नेता जो जनता के मुद्दों पे लगातार संघर्ष करता रहा है, आज जेल में है। तो जनता खड़ी हुई है उसका साथ देने के लिए। और ये पहली बार नहीं है कि अखिल जेल गए हैं। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी उनको माओवादी बता के जेल में डाला गया था, और उस समय मुझे याद है गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि माओवादी कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसी समय अरविंद केजरीवाल ने उनको सूचना के अधिकार पे काम करने के लिए भी पुरस्कृत किया था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उस समय भी गुवाहाटी में एनसीपी के ऑफिस में बड़ी बैठक हुई थी और उसका विरोध किया गया था। और अब तो खैर जिस तरह से उनको जेल में रखा है एकदम नाजायज़ है, क्योंकि उनके 3 अन्य साथी जिनके ऊपर वही धाराएं हैं, वही मुकदमा है, वो
जमानत पे बाहर हैं और राजनीतिक कारणों से अखिल को जेल में रखा गया है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अखिल का जो ज़मीनी आधार है उससे डरते हैं। संदीप जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो आपने बताया कि किसान आंदोलन को गति देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए उन तमाम नेताओं के साथ जुड़ना ज़रूरी है जो किसानों के हकों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। और इस चुनाव में अखिल गोगोई का चुनाव का लड़ने का जो आइडिया है वो किस मायने में अहम है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है? एक तो आपने कहा जन नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, और जब ऐसा कोई व्यक्ति चुनाव में उतरता है तो चुनाव के एजेंडे को भी प्रभावित करता है, तो एक ये भी पक्ष हो सकता है। जी बिल्कुल, आप देखें तो पिछले कुछ सालों में जिस किस्म की राजनीति देश में होती है और ख़ास करके विकास नीति को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी परियोजनाएं ली जाती हैं, उसमें बड़ा पैसा लगता है, उसमें कमीशन का खेल होता है। जैसे इस समय नमामि गंगे के नाम पे तमाम जगह आप देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर लाइनें वगैरह बिछाई जा रही हैं, जिनका गंगा की सफाई से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा प्रोफेसर GD अग्रवाल कहा करते थे। सीवर लाइनों को साफ़ करने की जिम्मेदारी तो नगर पालिकाओं की होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी एक बड़ा बांध प्रस्तावित था जिसका अखिल ने विरोध किया, और पहले एक मज़दूर नेता के रूप में जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो काम होता था उसमें भ्रष्टाचार को उजागर किया, और इस तरह से टोल बूथ जब यहाँ लगाने का प्रस्ताव था उसका विरोध किया। तो विकास के नाम पे जो निजी कंपनियों को लूट की खुली छूट दी जाती है उसका विरोध करना, जन विरोधी नीतियों का विरोध करना और समय समय पे जनता को जागरूक करते रहना, ये महत्वपूर्ण काम अखिल गोगोई ने किया है, जो काम दुर्भाग्य से आज कोई भी राजनीतिक दल या उनके नेता नहीं करते हैं। तो आपने सही कहा कि अखिल का चुनाव में उतरने का मतलब ये है कि चुनाव का एजेंडा पूरा बदलेगा और ये तय होगा, जैसे कि किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे ये तय करने वाला है कि क्या इस देश में उसी किस्म की राजनीति होगी जो कॉरपोरेट हितों को साधेगी, क्या इस देश में लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लिए जाएंगे। ये सारे सवाल आसाम में भी हैं, क्योंकि यहाँ आपको मालूम है एक दीर्घकालिक मांग थी कि यहाँ पे जो लोग बाहर से आ गए हैं उनको चिन्हित किया जाए और जो भी कार्रवाई करनी है सरकार करे। उसी क्रम में NRC लागू हुआ, लेकिन NRC के बाद जब उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अनुकूल नहीं आया, तो अचानक वही सरकार जो एक दिन तक बड़ी उत्सुक थी, उत्साहित थी NRC को लागू करने के लिए, वो अपने हाथ पीछे खींच लेती है और वो एक नागरिकता संशोधन अधिनियम ले आती है जो जनता की मांग थी ही नहीं। जी, यहीं पर मैं आपको टोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा। एक जो विभाजनकारी राजनीति हम पूरे देश भर में देख रहे हैं वो यहाँ भी CA के सवाल पर और भी मुखर होकर हमें दिखती है। जी। हिंदू मुस्लिम का विभाजन कि हिंदू अगर है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, मुस्लिम है तो उसको बाहर भेजने की तलवार लटकती रहेगी, चिन्हित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। ये विभाजनकारी राजनीति का जो खतरा है और ये चुनाव जो है वो उन दोनों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो विभाजनकारी राजनीति करती ही रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। जनसंख्या को हिंदू मुसलमानों में बांटना, एक तो विभाजन आज़ादी के समय हुआ जिसकी पीड़ा सबने झेली, और अब जो हिंदुत्व की राजनीति है वो काम दोबारा कर रही है। आप अगर गुजरात में जाएं तो आपको ऐसे मोहल्ले दिखाई पड़ेंगे जहां मुस्लिम रहते हैं, कोई आपको हिंदू नहीं मिलेगा, और हिंदू मोहल्लों में कोई मुस्लिम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से लोगों को बांटना या दिमागों में कम से कम जो एक भेदभाव पैदा कर दिया है इस राजनीति ने, वो बहुत ख़तरनाक है। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आसाम की परिस्थिति कुछ भिन्न है। यहाँ मेरे एक मामा जी हुआ करते थे, रविन्द्रनाथ उपाध्याय, जिन्हें जयप्रकाश नारायण ने चीनी आक्रमण के समय यहाँ भेजा था काम करने के लिए। और कुमारी काटा गांव है
नलबाड़ी के आगे भूटान सीमा के पास, वहाँ पूरे पूर्वोत्तर का एकमात्र खादी और ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण का केंद्र वो चलाते थे। बाद में अरुणाचल प्रदेश में एक और केंद्र खुला। तो ये 60 के दशक की बात है। हिंदू बंगालियों को लेके जो उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो यहाँ आए थे और भारतीय सरकार ने वायदा किया था कि जो भी हिंदू पाकिस्तान से आएगा उसको यहाँ बसाया जाएगा, उनके पुनर्वास की लड़ाई वो लड़ रहे थे। अंगार काटा सत्याग्रह के नाम से ये इसका दस्तावेजीकरण है। और उस सत्याग्रह पे उस समय के कलेक्टर ने हाथी चलवा दिया था। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कभी नहीं रही है। यहाँ लड़ाई रही है जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं और जो बाहरी लोग यहाँ आए। और मूलतः ओहमिया और बंगाली संस्कृतियों के बीच की लड़ाई है। ओहमिया लोगों को लगता है कि ज़्यादा बंगाली लोग आ जाएंगे तो उनकी संस्कृति यहाँ पे हावी हो जाएगी। यहाँ मुख्य चिंता इस बात को लेके है। अब सबने देखा कि जो आंदोलन हुआ 89 में, राजीव गांधी के साथ समझौता हुआ, उसके तहत तय हुआ 85 में, उसके तहत तय हुआ कि 71 के बाद जो लोग आए हैं उन्हें चिन्हित कर बाहर भेजा जाए। लेकिन आप देखिए कि जिन लोगों ने वो आंदोलन किया, आसाम के छात्रों ने, और उन्होंने जब राजनीतिक दल बनाया और चुनाव में जीत के आए तो उन्होंने एनआरसी नहीं लागू की, हालांकि उनकी वो मांग थी। और उसके बाद कांग्रेस की सरकारें रहीं, उन्होंने भी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने आके उसको कर दिया, हालांकि उसमें एक न्यायालय की भी भूमिका रही, ये बात सही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आंदोलन किया था बाहरी लोगों को यहाँ से वापस लौटाने का, उन लोगों ने उसको लागू नहीं किया था। ये एक मुख्य बात है। अब भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित थी इसको लागू करने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो लोग छूट जाएंगे वो ज़्यादातर मुसलमान होंगे। तो इसके अलावा भी उनका एक राष्ट्रीय एजेंडा भी था उसकी। हाँ, बंगाल में भी पोलराइजेशन कर सकते। हाँ, वो तो स्तर पर भी हो सकता। वो तो कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सब जगह लागू करेंगे, एनआरसी सब जगह करेंगे। वो तो उनको एक अच्छा एक बहाना मिल गया था जो उनके ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको करने का। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी समस्या थी ही नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो भी मुद्दे उठाती है, चाहे वो लव जिहाद हो या जो भी आप देख लें, वो जनता के इतने बड़े मुद्दे होते नहीं, उनकी कोई मांग नहीं होती है, वो थोप दिए जाते हैं और फिर उस पर राजनीति की जाती है। हकीकत ये है कि बांग्लादेश से लोग आए हैं यहाँ पे और अभी भी रोज़ आते हैं और चले भी जाते हैं। कुछ यहाँ रह जाते हैं, भाई वो उसी तरह से है जैसे भारत से बहुत सारे लोग दुबई जाते हैं अवैध तरीके से। अब आदमी जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, खास करके अपना गांव, अपना देश छोड़ के, तो वो रोज़गार के लिए जाता है ज़्यादातर। और इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई बहुत सारे अन्य देश हैं, आप अमेरिका में जाएंगे तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन आपको काम करने का अधिकार मिल सकता है। जी, मैं वापस थोड़ा सा मुद्दे में लौटना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा लंबा इतिहास है, लंबी बातचीत, इस पर हम लोग फिर कभी कर सकते हैं। इस चुनाव के जो भी नतीजे आएंगे उनको आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे? मान लीजिए बीजेपी की जीत होती है तो उसके क्या मायने होंगे? अगर जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो जीतता है तो उसके क्या संदेश निकलेंगे? अच्छा, मैं बस पिछली बात को ये कह के पूरा कर दूं कि एनआरसी तो लोगों की मांग थी यहाँ पे, लेकिन सीए नहीं थी और उसका विरोध हुआ, ज़बरदस्त विरोध। अखिल गोगोई ने सबसे ज़बरदस्त विरोध किया। ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन भी विरोध कर रही थी, एजीपी भी उसके विरोध में थी, हालांकि वो सरकार के साथ गठबंधन में है। तो आसाम के लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम नहीं चाहिए, ये बात बिल्कुल साफ़ है। इसका खामियाजा बीजेपी भुगतेगी इस चुनाव में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अन्य कई तरीके हैं जिससे वो प्रभावित करती है मतदाताओं को। जैसे 2019 के ही चुनाव में हम मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खुले पशुओं के मुद्दे पे चुनाव हारेगी, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि किसानों के खाते में पैसा डाल दिया गया। तो इसी तरह से किसानों के खाते में, चाय बागान के मज़दूरों के खातों में या अन्य तरीक़ों से जो ये नकद का स्थानांतरण करती है बैंक खातों में,
इससे भी लोग भ्रमित होते हैं। अन्य तरीक़ों को अपना के वो भले ही जीत जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इस बार जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोई सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आसाम के लोग मूलतः सांप्रदायिक नहीं हैं। यहाँ पे लोगों को हिंदू मुसलमानों के बीच में उस तरह से नहीं बांटा जा सकता जिस तरह से आप उत्तर भारत के लोगों को बांट सकते हैं। और यहाँ पे जो सांस्कृतिक अस्मिता वाला सवाल है वो प्रमुख है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उठाया भी है, लेकिन अब लोगों को मुझे लगता है कि उनका एजेंडा अब समझ में आ रहा है कि वो विभाजनकारी है, और इसलिए हो सकता है कि इस चुनाव में हम देखेंगे कि इस प्रदेश की जनता उसको अस्वीकृत करेगी। तो ये थे जाने माने आंदोलनजीवी आंदोलनजीवी संदीप पांडे, जो इस चुनाव से उम्मीद कर रहे हैं कि जो आंदोलन हुआ है, अखिल गोगोई ने जिस तरह से इसको लीड किया है और लोगों के अंदर एक आक्रोश दबा हुआ है, वो इस चुनाव में मुखर होकर निकलेगा मतदान के ज़रिए, मतपेटियों में या ईवीएम मशीन में, और एक बदलाव, राजनीतिक बदलाव इस प्रदेश में होगा जो उस विभाजनकारी राजनीति को रोकेगा जो बीजेपी ने यहाँ इंट्रोड्यूस की है, और जगह जगह उसके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश में वो लगी हुई है। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आएगी, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।